बीजेपी ने चुनाव के पहले घोषणा तो कर दी। सर, लोग कर्जा चुकाने की स्थिति में नहीं है, जो चुका सकते हैं अब वो भी चुका नहीं रहे क्योंकि घोषणा सुन दी कि कर्जा माफ होने वाला है। सर, महाराष्ट्र की इस वजह से ग्रामीण व्यवस्था पूरी वेंटिलेटर पर चली गई है, कोई कर्ज नहीं भर रहा है, कर्ज मिल भी नहीं रहा। सर, क्या बजट में इस बारे में कुछ तो बोलना सरकार की जिम्मेदारी नहीं थी? मैं पूछना चाहता हूं, क्या सरकार किसानों का कर्जा माफ करेगा या नहीं? सर, मराठी में एक कहावत है, बाप तर दाखो नहीं तो श्राद्ध तर घाल। इसका मतलब यह है सर, एक तो ये कर्जा माफ करे वरना ये कबूल कर ले कि इनसे कर्जा माफ नहीं होगा। ये इलेक्शन की एक जुमलेबाजी इन्होंने लगाई थी। सर, बजट के बारे में 2-3 अनाउंसमेंट्स के बारे में मैं बात करता हूं, ज्यादा समय नहीं लूंगा। सर, 12 लाख की एग्जेम्पशन की बात हुई थी। सर, 7 करोड़ लोग रिटर्न फाइल करते हैं इनकम टैक्स का। सर, व्हाट वाज द बेसिस फॉर कमिंग अप विद अ स्कीम, द एग्जेम्पशन स्कीम व्हिच एलिवेट्स 35% ऑफ द टैक्स फाइलिंग पॉपुलेशन? जो पुराने रेजिम में टैक्स फाइल करते हैं उनके लिए 1 रुपए का बेनिफिट इस बजट में इन्होंने नहीं अनाउंस किया। सो व्हाट इज द हिडन एजेंडा बिहाइंड मेकिंग पीपल शिफ्ट फ्रॉम द ओल्ड रेजिम टू द न्यू रेजिम? So by removing the old regime, you are giving a short-term gain and the result will be a long-term loss. Sir, what is the reason then for discouraging people from savings, from buying houses, from buying insurance? The government needs to explain. Sir, they are targeting 14 lakh crore collection from personal income tax alone, ma'am. Sir, therefore, they are proposing to collect 35% more tax from individuals than they are proposing to collect from the entire corporate world. सारे अडानी, अंबानी, रिलायंस, बिरला सब मिला के लोगों से 35% ज्यादा इनकम टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं। सर, the personal income tax they are expecting is 25% higher than the entire GST. Honorable Member Vishal Patil ji. विशाल पाटिल जी। बजट 25-26 से बोलने के अवसर के लिए धन्यवाद सर। अर्थमंत्री जी को उनके रिकॉर्ड 8वें बजट के पेश करने की उपलब्धि पर भी बहुत बहुत बधाइयां। While we welcome the few positive announcements, I regretfully state that for a record 5 budgets in a row, they failed to mention the state of Maharashtra in the budget speech. आखिर में नासिक का उल्लेख किया था 2021 में जब मेट्रो की घोषणा की थी, लेकिन पिछले 10 सालों में मेरे सांगली या पश्चिम महाराष्ट्र का नाम एक बार भी लेने का रिकॉर्ड अर्थ मंत्री जी ने कायम रखा है। सर, देश के जीवीए का जो ग्रॉस वैल्यू एडिशन होता है उसके जीवीए का 1/4 हिस्सा 24% contribution comes from Maharashtra. So I have already said that Maharashtra contributes 37% to tax, 14% to the GDP. So GVA is apparently many people say better economic figure. तो सर 37% कंट्रीब्यूट करता है, सिर्फ 6% महाराष्ट्र को वापस मिलता है। सर, लोगों को अपेक्षा थी, हाल ही में वहां महाराष्ट्र में इन्होंने सरकार बनाई है पिछले साल, लोकसभा में वोट ना मिले इसलिए शायद पिछले साल बजट में कुछ दिया नहीं था, लेकिन इस चुनाव में इस बार हाई स्ट्राइक रेट से 132 विधायक भाजपा को महाराष्ट्र की जनता ने दी है। स्वाभाविक है कि लोग उम्मीद लगाए बैठे थे कि इस बजट में कुछ तो उनको मिलेगा। सर, सांगली जैसे शहरों में स्मार्ट सिटी का इंक्लूजन करना, महाराष्ट्र में नए एयरपोर्ट्स का निर्माण करना, एआईबीपी पीएमजीएसवाई में सिंचाई के लिए पैसा देना, महाराष्ट्र के लिए नए आईआईटीज आईआईएम्स खोलना, एमएसपी लीगलाइज करना, महंगाई सीमित रखना, ईपीएस पेंशन के लिए 7,000 की रकम देना, भूमिहीन किसानों को पीएम केएसवाई में लाना, फर्टिलाइजर सीड्स की जीएसटी हटाना, मनरेगा का न्यूनतम आय 400 रुपए करना, आशा वर्कर्स की आय बढ़ाना, ऐसे बहुत सारे डिमांड्स थे। और एक डिमांड थी कि किसानों का कर्जा माफ करना। किसानों का कर्जा माफ करने का बीजेपी ने चुनाव के पहले घोषणा तो कर दी। सर, लोग कर्जा चुकाने की स्थिति में नहीं है, जो चुका सकते हैं अब वो भी चुका नहीं रहे क्योंकि घोषणा सुन दी कि कर्जा माफ होने वाला है। सर, महाराष्ट्र की इस वजह से ग्रामीण व्यवस्था पूरी वेंटिलेटर पर चली गई है, कोई कर्ज नहीं भर रहा है, कर्ज मिल भी नहीं रहा। सर, क्या बजट में इस बारे में कुछ तो बोलना सरकार की जिम्मेदारी नहीं थी? मैं पूछना चाहता हूं, क्या सरकार किसानों का कर्जा माफ करेगा या नहीं? सर, मराठी में एक कहावत है, बाप तर दाखो नहीं तो श्राद्ध तर घाल। इसका मतलब यह है सर, एक तो ये कर्जा माफ करे वरना ये कबूल कर ले कि इनसे कर्जा माफ नहीं होगा। ये इलेक्शन की एक जुमलेबाजी इन्होंने लगाई थी। सर, बजट के बारे में 2-3 अनाउंसमेंट्स के बारे में मैं बात करता हूं, ज्यादा समय नहीं लूंगा। सर, 12 लाख की एग्जेम्पशन की बात हुई थी। सर, 7 करोड़ लोग रिटर्न फाइल करते हैं इनकम टैक्स का। सर, व्हाट वाज द बेसिस फॉर कमिंग अप विद अ स्कीम, द एग्जेम्पशन स्कीम व्हिच एलिवेट्स 35% of the tax filing population?
जो पुराने रेजिम में टैक्स फाइल करते हैं उनके लिए ₹1 का बेनिफिट इस बजट में इन्होंने नहीं अनाउंस किया. सो व्हाट इज द हिडन एजेंडा बिहाइंड मेकिंग पीपल शिफ्ट from the old regime to the new regime? So by removing the old regime, you are giving a short-term gain and the result will be a long-term loss. So what is the reason then for discouraging people from savings, from buying houses, from buying insurance? The government needs to explain. Sir, they are targeting 14 lakh crore collection from personal income tax alone, ma'am. Sir, therefore, they are proposing to collect 35% more tax from individuals than they are proposing to collect from the entire corporate world. सारे अडानी, अंबानी, रिलायंस, बिरला सब मिला के लोगों से 35% ज्यादा इनकम टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं. सर, the personal income tax they are expecting is 25% higher than the entire GST collection of India. सर, और कितना बोझ डालोगे मिडिल क्लास में? सर, मैम दूसरी बात मैं कल अनाउंस किया था, 3 लाख से 5 लाख इंटरेस्ट सब्सिडी बढ़ाई है खेती के किसानों के कर्जों के लिए. आई हैव रेड थ्रू द एंटायर बजट, कहीं भी इसका एडिशनल प्रोविजन नहीं दिख रहा. सर, इज दिस एक्चुअली एन अनाउंसमेंट जस्ट टू प्लीज पीपल? एक बोलता है फील गुड वाला, या सच्चाई में यहां कुछ किया है? कितने लोग पात्र हैं सर एक्स्ट्रा कर्जा लेने के लिए? 50-60 हजार रुपए एकड़ के ऊपर कर्जा ही नहीं मिलता, तो 5 लाख का कर्जा लेने के लिए 10-10 एकड़ जमीन लेने पड़ती है. सर, मेरी 10 एकड़ जमीन नहीं है. सर, फिर उन्होंने कर्जा बात की है कस्टम ड्यूटी रिडक्शन की. कस्टम ड्यूटी रिडक्शन में इतना इन्होंने चालाकी की है, कस्टम ड्यूटी उतार दी और एग्रीकल्चर सेस लगा दिया. यानी जो सेंट्रल पूल का पैसा था जो स्टेट्स को जाता था वो निकाल के इन्होंने सेंट्रल पूल में खुद के लिए बढ़ा दिया. सो बाय डूइंग दिस दे आर स्टीलिंग द फंड्स फ्रॉम द स्टेट्स. सो लेट्स टॉक अबाउट द न्यू स्कीम्स. पिछले बजट में भी इन्होंने डाला था कि न्यू स्कीम के लिए 60,000 करोड़ देंगे. अब वापस इस बजट में डाला है न्यू स्कीम्स के लिए 60,000 करोड़ देंगे. कौन से स्कीम थे ये बताया नहीं. रिवाइज्ड एस्टिमेट्स में इन्होंने बताया कि 8-9 हजार रुपए खर्चा भी हो गया एस्टिमेट न्यू स्कीम्स में. विच न्यू स्कीम्स? आई एम ऑलमोस्ट डन. सर, पुराने जमाने में मैडम ये सब दिखावा है कि करते कुछ, दिखाते कुछ है, करते कुछ है. सर, पुराने जमाने में निकम्मे लड़के की शादी करवाने के लिए होनहार बच्चे की फोटो दिखा के शादी करवाते, बाद में पता चलता था कि बच्चा शादी किससे हुई. सर, महाराष्ट्र के चुनाव में कुछ यही हुआ. इलेक्शन के पहले एकनाथ शिंदे जी का चेहरा दिखा के रिजल्ट ले लिए, जीत गए. जीत के बाद कोई और ही घोड़ी चढ़ गया. ऐसा हुआ कि मैन ऑफ द मैच को इन्होंने 12th मैन बना दिया और 12th मैन अब कैप्टन बन के सरकार चला रहा है. सर, द प्रोविजन फॉर एजुकेशन इज नॉट इनफ. I just want to say, talk about women empowerment for a moment, because the nation talks about women empowerment. सर, मेरे सांगली के जत तालुका के करजगी गांव में एक 7 साल की बच्ची पे दुष्कर्म करके उसका खून किया गया. Have we not, as a society, failed this girl? Have we all not failed? Where is the provision for security? Madam, there is so much more I want to talk about, but I understand, and I'll allow. And thank you. माननीय अध्यक्ष महोदय, इस अवसर के लिए 12 बजे सबको बुलवा दीजिए. इस अवसर के लिए धन्यवाद. मैं पहली बार चुन के आया हूं, तो भी मैं मेरे परिवार का छठा सदस्य हूं और मैं जानबूझ के कहना चाहता हूं कि जो मैंने सुना है तब तक के 9 सदस्यों के लिए जो अवसर आप प्रदान करते हैं वो मैंने आज तक कभी सुना नहीं. तो मैं विपक्ष में होने के बावजूद भी आपने अभी मुझे वापस मौका दिया. मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं. विपक्ष में थोड़ी है सर, निर्दलीय है, लेकिन इस जगह बैठते पता नहीं कहाँ बिठा दो. लेकिन शुक्रिया सर, आप मुझे वापस बोलने देना. महोदय, किसी भी देश का विकास समझना होगा तो उसके रेल का परीक्षण करना जरूरी है. मुझे बहुत गर्व है कि भारतीय रेल सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट देने वाली संस्था है, और सिर्फ रोजगार डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट भी. जैसे बहुत लोग आज अपने रोजगार की जगह ट्रेन से आना जाना करते हैं, तो इनडायरेक्टली भी ये रोजगार का बहुत बड़ा साधन है. सो वी कैन से सेफली द रेलवे इज नॉट ओनली अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बट अ मोड ऑफ डेवलपमेंट फॉर द कंट्री. अनफॉर्चुनेटली ओवर द पास्ट फ्यू इयर्स वी बीन सीइंग अ लॉट ऑफ एक्सीडेंट्स विद रेलवेज. जैसे कि एनसीआरबी 2022 का आंकड़ा दिखाता है कि 2017 से 2021 तक लगभग 10,000 रेल संबंधित मौतों का यहाँ पे आंकड़ा दिखाया जाता है. लेकिन इन अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स के बावजूद भी अपने इस बजट में सिर्फ 5% या 5% की बढ़ोतरी की है. इस सरकार को याद दिलाना चाहता हूं कि जब वो सरकार में थे 1999 में, तभी रेल मंत्री जी ने इस्तीफा दिया था एक घटना पे. माननीय रेल मंत्री जी तो प्रशासन से में काम कर चुके हैं, तो मान के चलता हूं कि जिम्मेदारी का मूल्य वो पूरी तरह समझते होंगे. मैंने उन्हें आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि सभापति महोदय, इतिहास के पन्नों में 2 सूचियां बनती हैं. एक सूचियां है जो जिम्मेदारी लेके इस्तीफा दिए हैं उन लोगों की बनती है, और दूसरी बनती है जो जिम्मेदारी ना लेके इस्तीफा ना दिया. अब
मैं तो विपक्ष हूं, तो हम विपक्ष के लोग शायद आपको वो किस माइक बंद हो गया सर, बोलो। वो किस सूची में जाना चाहते हैं वो तय करेंगे, हम तो वो तो वही करेंगे। तो भी सर हमेशा यूपीए के 10 सालों की आंकड़ों की बात, आज 10 साल हो गए यूपीए जाके तो भी की जाती है। थोड़ा आत्मपरीक्षण पिछले 10 सालों में क्या हुआ है उस पर भी गौर डालना बहुत जरूरी है। शायद आई डोंट नो, इज इट फीजिबल सर, वी स्पेंड अ लॉट ऑन रेलवे ब्यूटिफिकेशंस एंड आई थिंक वी शुड, बट इज इट फीजिबल टुडे व्हेन most of the routes and tracks are 140 to 150% over capacity? सर कवच की बात करते हैं, और कवच जो आंकड़े दिख रहे हैं, तो कवच का जो इम्प्लीमेंटेशन दिख रहा है वो जिस गति से हो रहा है, काकोड का समिति में बताया था कवच का इम्प्लीमेंट होना चाहिए, लेकिन जिस गति से हो रहा है वो थोड़ी धीमी लग रही है। इस गति से चलेंगे तो शायद 50-100 साल तक सारा कवच का इम्प्लीमेंटेशन ना हो पाए, तब तक तो ये कवच आउटडेटेड हो जाएगा। तो भी इंफ्रास्ट्रक्चर में आप ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट कर ही रहे हो। मेरी ये यहाँ आपसे मांग है कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में के बारे में बोलूँगा और आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा। हमारे यहाँ महोदय रेल मंत्री जी ने पहले अनाउंस किया था कि टर्मरिक ट्रेन ये सांगली आएगी और शुरू करवानी, उसका अब तक कुछ आगे हुआ नहीं, उसके बारे में आप निश्चित ध्यान दें। अमृत भारत में सांगली स्टेशन का चयन हुआ है, लेकिन अभी भी काम बहुत ही कम गति से चल रहा है, और क्योंकि अभी भी बहुत छोटे छोटे स्टेशनों में भी जो सुविधाएं वो हमारे पास नहीं है, जैसे पिट लाइन है, क्रू रेस्टरूम है और वाटर फिलिंग ना होने के वजह से बहुत सारी ट्रेन हमारे यहाँ ना रुक पाती है। देयर आर मेनी डिमांड्स फॉर एक्सटेंशंस, इंक्रीजिंग frequency, restarting of trains, as well as connecting Sangli to other cities, then starting of the Vande Bharat which will stop at Sangli, also building a new track from Karad to Pandharpur which should go through the Khanapur, Atpadi, Karegaon talukas of my districts, and this also includes restarting of a lot of trains that were started before the election and for somehow they've stopped. So I think there are many issues, and I'll make a list and send them to you by saving the time of the House. I would just say that there is a lot expected from you. You obviously have a background which is not political, तो आपसे बहुत अपेक्षाएं हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे क्षेत्र के लिए और महाराष्ट्र के लिए और देश के लिए आप कुछ तो कर पाएं। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय।